शेयर हो गई स्क्रीन। काइंडली बताइएगा। ओके ओके। अच्छा, तो हमने यहाँ पे यहाँ तक पढ़ा था कल कि अगर पूछा जाए कि प्रिवेंशन मेयर्स में कि मिल्क फीवर की प्रिवेंशन मेयर्स क्या हैं, किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, तो आपको बताया कि फीडिंग क्या होनी चाहिए, हाई फास्फोरस लो कैल्शियम। ये आपने याद रखना है। और क्या होता है, ये बिफोर प्रेगनेंसी होता है या बिफोर काल्विंग ये फीडिंग दी जाती है। कैल्शियम कम दिया जाता है। क्यों कम दिया जाता है? ताकि जो बोन्स में कैल्शियम मोबिलाइज हो सके, कि अचानक से जब उसे नीड पड़े, जो है ना, मिल्क प्रोडक्शन के दौरान कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो वो बूंद से यूज कर सके। अगर ज्यादा दिया जाएगा तो वो ज्यादा स्टोर होके फिर मिल्क की प्रोडक्शन के दौरान जो है ना सीक्रेट हो जाता है। सही हो गया? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कैल्शियम दिया जाता है बिफोर प्रेगनेंसी। 2 मंथ काल्विंग से पहले कैल्शियम कम दिया जाता है ताकि मिल्क फीवर को कंट्रोल किया जा सके। ठीक हो गया? तो ये अगर पूछा जाए तो आपने ये फीडिंग याद रखनी है, हाई फास्फोरस लो कैल्शियम। ये प्रिवेंट जब किया जाता है मिल्क फीवर से, तो ये फीडिंग का फार्मूला रखा जाता है। दूसरी जो आज की हमारी ये प्रॉब्लम वो है पैरालाइटिक मायोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसको और बोला जाता है एजोचूरिया। एजोचूरिया ये हार्सिस में प्रॉब्लम होती है, या इसका एक अदर नेम भी है। वो इसका नाम है मंडे मॉर्निंग डिजीज। ठीक है, ये नाम भी आपने याद रखना है, मंडे मॉर्निंग डिजीज। ये भी इसको कहा जाता है, मंडे मॉर्निंग डिजीज। सही हो गया? तो ये 3 नाम है इसके। एक तो स्पेसिफिक नाम है पैरालाइटिक मायोग्लोबिन यूरिया, इसका अदर नेम है एजोचोरिया, तीसरा इसका नाम है मंडे मॉर्निंग डिजीज। ये क्या होता है ये आपने याद रखना है, ये हॉर्सेस में होता है। अगर पूछा जाए मंडे मॉर्निंग डिजीज सबसे ज्यादा कॉमन किस में होता है, हॉर्सेस में होता है, हॉर्स के केस में होता है। यहाँ एजोचुरिया यूज किया जा सकता है। तो ये आपने याद रखना है, ये हॉर्स में होता है। क्या होता है कि इसमें मसल्स डिजेनरेट होती हैं या मसल्स टूट जाती हैं। कैसे होती हैं? इसका इशू ये होता है कि अगर आपने एनिमल को बहुत ज्यादा या हॉर्स को बहुत ज्यादा रेस्ट दे दी, वर्किंग हॉर्स था, रेस्ट दे के आपने उसे हाई एनर्जी डाइट खिला दी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खिला दिए, ठीक है, उसके बाद आपने अचानक से उसको वर्क पे भेज दिया, काम पे भेज दिया, या उसे वॉक करवा दी, तो उससे क्या होता है कि उनमें जो मसल्स होती हैं बॉडी में वो टूट जाती है। क्या हो जाती है? मसल्स टूट जाती है। मसल्स में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। ये भी आपने याद रखना है। मसल्स जो होती हैं उनमें एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है मायोग्लोबिन। ठीक है, जैसे हमने रेड ब्लड सेल में आपको बताया था क्या होता है, हेमोग्लोबिन। तो ऐसे ही मसल्स में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। तो ये भी टूट जाता है। जैसे ये टूटता है तो फिर क्या होता है कि डार्क कलर का यूरिन आता है हॉर्स को। सही हो गया? तो मोस्टली ये होती कैसे है कि जब एनिमल को आपने बहुत ज्यादा रेस्ट दे दी, और उसके बाद उस रेस्ट में आपने उसे हाई एनर्जी डाइट खिला दी, और फौरन अचानक से आप उसे काम पे सडनली लेके गए या वॉक पे लेके गए, तो उसमें जो एक्सेस ग्लाइकोजन होती है, ज़ाहिर है ग्लाइकोजन फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है एनिमल्स में, तो वो हैंडल नहीं कर पाता, उससे मसल्स टूट जाती हैं। तो ये इसको कहा जाता है पैरालाइटिक मायोग्लोबिन यूरिया या एजोचूरिया, या इसको कहा जाता है मंडे मॉर्निंग डिजीज। मंडे मॉर्निंग इसलिए कहा जाता है कि फॉर सपोज हफ्ते के आपने 6 दिन उससे रेस्ट दे दी, मतलब ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तक आपने उसे रेस्ट दे दी, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी डाइट जो है ना आपने उसे खिलाई। मंडे के दिन सुबह के टाइम आप उसे वॉक पे लेके गए हॉर्स को, या किसी काम के लिए आपने यूज किया, तो मसल्स टूट जाती हैं और वो पैरालाइटिक मायोग्लोबिन यूरिया कंडीशन हो जाती है। इसलिए इसको मंडे मॉर्निंग डिजीज कहा जाता है। सही है? तो ये आपने याद रखना। तो ये मसल्स का प्रॉब्लम है हॉर्सेस में। अगर पूछा जाए किससे होता है, तो ये आपने याद रखना है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से होता है। ठीक है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या फीड आपने दे दी रेस्टिंग के दौरान, तो उसमें ये चीज हो जाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है अकरिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी ऑन फुल राशन। ठीक है, कि जो है ना एक्सरसाइज के आफ्टर, जब इनएक्टिव एनिमल आपने उसे फुल राशन खिला दिया, तो उसमें ये होती है, क्या होता है, मायोग्लोबिन यूरिया या मसल्स डिजनरेट हो जाती हैं। तो ये इसका नाम वैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और ये किस में होती है? हॉर्सेस में प्रॉब्लम होती है।
उसके बाद टेम्पनी या ब्लोट, ये भी आप सबने सुनी होगी। ये भी सिंपल ही है, क्या होता है अक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस कहाँ पे। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से व्यू में आ चुका है ऑलरेडी कि गैसेस की अक्यूमुलेशन ब्लोट में कहाँ पे होती है। क्योंकि चार स्टमक के कंपार्टमेंट होते हैं ना, र्यूमन रेटिकुलम, ओमेसोम एंड एबोमेसोम। चार स्टमक के कंपार्टमेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स में। तो कहाँ पे गैसेस की अक्यूमुलेशन होती है, ये आपने याद रखना है, र्यूमन में। ह्यूमन में जब अक्यूमुलेशन हो जाती है, नंबर ऑफ गैसेस बढ़ जाते हैं, तो उससे ये ब्लोटिंग या टेम्पनी हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। क्यों होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है, जैसे अल्फाल्फा है जिसे लूसर्न भी कहा जाता है, वो ज्यादा आपने खिला दिया, या कंसंट्रेट राशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है वो खिला दिए, तो इससे क्या हो जाता है, तो जो ह्यूमन रीजन होती है उसमें गैसेस बढ़ जाती हैं, और वो इरेक्ट नहीं कर पाता सही से। तो उसमें फिर आपने देखा होगा कि स्टमक ट्यूब वगैरह पास किया जाता है। तो इसको ओवरऑल टेम्पनी या ब्लोट कहा जाता है। तो इससे एक ही एमसीक्यूज बनता है जो मैंने आपको बता दिया। वो क्या है कि कहाँ पे गैसेस की एक्यूमुलेशन होती है, र्यूमन में होती है, और ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है वीओ में। ठीक हो गया, बाकी है सच कोई इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बाकी ये छोटे छोटे ये प्रॉब्लम है, ये काम के नहीं है जो चीज़ हमने आज पढ़नी है। अभी कुछ पोल्ट्री की डिजीज हैं, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये रिवाइज करवा रहा हूँ, वरना ये हम चीज़ें ये कर चुके हैं। जैसे ये गंबोरो डिजीज हमने डिटेल में पढ़ी हुई है पोल्ट्री के सेशंस में, इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज गंबोरो, वही बेरना वायरस से होती है। ठीक है, कौन से कहाँ पे इफेक्ट करती है, बुर्सा फेब्रिकस। क्या होता है इसमें, बी सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाता है जब ये डिजीज होती है। तो बुर्सा फेब्रिकस ये इम्यून ऑर्गन होता है बर्ड्स में, जो बी सेल्स बनाता है, लिम्फोसाइट्स वगैरह, इम्यूनिटी के लिए। तो इस पे ये इफेक्ट करती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो वो बी सेल वगैरह नहीं बना पाता। क्लिनिकल साइंस भी हमने इसकी पढ़ी हुई थी ऑलरेडी, जो है ना, पोल्ट्री वाली क्लास में। लेशंस आपके बताए थे कि कहाँ कहाँ पे बनते हैं इसके। बुर्सा फेब्रिकस स्वेल कर जाएगा, ये इंपॉर्टेंट साइन है इसकी। यहाँ जब इसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो ये नजर आता है बुर्सा फेब्रिकस सोयल करता है। तो एमसीक्यूज जब भी आएगा इस डिजीज से, तो ये आपको बुर्सा फेब्रिकस का अगर पूछता है स्टेटमेंट में, तो आपने देखना है कि गंबोरो डिजीज होगी, यहाँ जिसे इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हेमरेजेस बनते हैं थाई और ब्रीस्ट मसल्स पे भी। ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। फिर है न्यूकेसल एंडी डिजीज, ये भी हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, एविला वायरस या पैरामेक्सोवेरिडाई। इसके तीन फॉर्म्स आपको बताए थे। हाईली पैथोजेनिक कौन सा है, वेलोजेनिक। ये क्वेश्चन भी आपका वीओ में भी आ चुका है, पोल्ट्री में फिर दोबारा आ सकता है ये क्वेश्चन कि हाईली पैथोजेनिक कौन सा है, एंटी का स्ट्रेन या टाइप, वो है वेलोजेनिक। तीन टाइप्स होते हैं, वेलोजेनिक, मीजोजेनिक एंड लेंटोजेनिक। तो इन सब में से हाई मोर्टेलिटी या 100% मोर्टेलिटी कौन काज करवाता है, वेलोजेनिक, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मीजोजेनिक फिर उससे थोड़ा सा कम है, इंटरमीडिएट है। लेंटोजेनिक सब क्लिनिकल साइंस देता है, एज सच कोई इससे इंफॉर्मेटिव वो नहीं है। ठीक है, रिलेशंस भी हमने पढ़े हुए थे कि कहाँ कहाँ पे बनते हैं, प्रवेंटिकुलस एंड सीकल टॉन्सिल्स पे, इंटेस्टाइन का जो सरफेस होता है वहां पे लेशंस वगैरह देखे जाते हैं इस पे, एनडी में। और साइंस वगैरह तो हमने ऑलरेडी इसकी पढ़ी हुई थी कि क्या हो जाएगा, नेक ट्विस्ट कर जाती है और ग्रीनिश डायरिया होते हैं एनडी डिजीज में। और इसकी वैक्सीन भी इन तीन जो स्ट्रेंस होती है इनसे बनाई जाती है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट है जो एमसीक्यूज मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, वो क्या आ सकता है, लसोटा। ठीक है, ये वैक्सीन की जाती है किसमें, एनडी में, लसोटा। तो ये पूछ सकते हैं कि ये किस फार्म से या किस स्ट्रेन से बनाई जाती है। ठीक हो गया, तो ये आपने जरूर याद रखना है। ये रोकिन भी है, मुक्ति सवार, लसोटा इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर पूछा जाए कि लसोटा स्ट्रेन वैक्सीन जो है एनडी में की जाती है, वो कौन सा फार्म या कौन सा टाइप से बनाई जाती है, तो आपने याद रखना है लेंटोजेनिक से। वेलोजेनिक हाईली इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखने हैं आपने। वेलोजेनिक हाईली पैथोजेनिक है, सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी करवाता है। और लसोटा अगर वैक्सीन पूछी जाए तो वो लेंटोजेनिक टाइप से बनाई जाती है। ठीक हो गया, तो जो लेंटोजेनिक होता है जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स काज करवाता है, ये जो नीचे वाला व्यू पर आपको दिखाया,
इससे ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं होती है। बट इससे ये लसोटा वैक्सीन जो की जाती है इंडी में, ये इस स्ट्रेन से बनाई जाती है, लेंटोजेने की पैथोजन से। ठीक होगा, तो ये याद रखना पेपर के हवाले से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये लिखे भी हुए हैं फॉर्म्स, वेलोजेनिक हाईली पैथोजेनिक है बता दिया, मिजोजेनिक मॉडरेट है, ये लेंटोजेनिक सब क्लिनिकल है, मतलब दूसरे साइंस दिखाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। फाउल प्लग इसको कहा जाता है, अर्थोमेक्सो वायरस से होता है, ये हमने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई है। हेमाग्लूटिना है, न्यूरामेनिडाइज, और ये होती है हॉरिजेंटल, नो वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एवियन इन्फ्लुएंजा हॉरिजेंटल, ये दो आपको ट्रांसमिशन के रूट बताए थे, शायद मैंने बताए थे आपको, एक हॉरिजेंटल होता है, दूसरा होता है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल वो होता है कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू डिजीज ट्रांसमिट होती है। ठीक हो गया, जिसमें टच के एज अ टच करके भी हो सकती है, या किसी मटेरियल को किसने वहां से पानी पिया, फीडिंग की, या आपस में वो झुंड में जो है ना डिजीज ट्रांसमिट हो गई, ये हॉरिजेंटल होती है। वर्टिकल क्या होती है कि मदर टू फीटस होती है। सही हो गया, मदर टू फीटस जो वायरस ट्रांसमिट होती है वो वर्टिकली होती है। वो प्लेसेंटा के थ्रू भी हो सकती है डिफरेंट एनिमल्स में, या वो पोल्ट्री में एग्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। मतलब अगर कोई हैन में प्रॉब्लम है, उसने अंडे दिए, जो चिक निकला उसमें भी प्रॉब्लम था, तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। हॉरिजेंटल क्या होती है कि ड्यूरिंग लाइफ कोर्स जो डिजीज ट्रांसमिट होती हैं आपस में बर्ड्स के दौरान, वो होती हैं हॉरिजेंटल। तो एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है, हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन है, ये आपने याद रखना है, ये शायद मैंने बताया भी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो वर्टिकल, तो आपने अगर क्वेश्चन आ जाए इसकी ट्रांसमिशन से, तो आपने वर्टिकल नहीं करना है। क्योंकि आपने देखा होगा बर्ड फ्लू जो होता है वो ड्यूरिंग फ्लॉक्स में जो है ना डिजीज ये ट्रांसमिट होती है, ना कि हैन से चिक्स में होती है। तो ये क्लियर होना चाहिए। बाकी ये हेमाग्लूटिनाइन और न्यूरामेनिडाइज ये हमने पढ़े हुए थे इसके प्रोटीन्स। क्लिनिकल साइंस आपको बताई थी इसकी, सोइलिंग ऑफ हेड एंड फेस। जब भी ये स्टेटमेंट में आ जाए तो आपका डायरेक्ट कंसेप्ट जाना चाहिए इन्फ्लुएंजा की तरफ। जब भी हेड और फेस सोइल कर जाते हैं, ये किस में होता है, इसमें होता है बर्ड फ्लू में या फाउल प्लग में। ठीक हो गया, तो ये हमने की हुई थी चीजें। एक दो यहाँ पे तीन डिजीजेस थी पोल्ट्री की। फिर आती हैं यहाँ पे अभी कुछ लिस्टें दी हुई हैं, क्या है वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज कौन सी होती है, वो डिजीज जो नेचुरली मेटिंग के दौरान ट्रांसमिट होती है, सिंपली वो वेनरल डिजीज कहलाती हैं। अभी इसमें नाम लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। कौन कौन सी है, कंपाइलोबैक्टर फीटस, जिसे विब्रोसिस भी कहा जाता है, ये शीप्स में प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो ये क्या होती है, ये भी नेचुरली मेटिंग के दौरान। एक हमने पढ़ी थी ट्राइकोमोनास फीटस, ये रिप्रोडक्शन एनिमल रिफ्रेशर में आपको ये दोनों बताए थे मैंने वहां पे। ठीक है, अबॉर्शन जब हमने पढ़ा था वहां पे एनिमल रिप्रोडक्शन में, एनिमल रिफ्रेशर के बुक से, वहां पे ये लिखी हुई थी। तो ये दोनों क्या है, वेनरल डिजीज है, मेटिंग के दौरान ट्रांसमिट होती हैं। फिर वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कोई आपने गलती कर दी, या सीमन में कोई इशू हो गया हैंडलिंग के दौरान, तो वहां से ये डिजीज हो जाती है। तो ये एक दो कॉमन से हैं, जैसे बोवाइन वायरल डायरिया टोगा वायरस से होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। म्यूकोजल डिजीज इसको कहा जाता है। तो ये भी क्या है, वेनरल डिजीज है, मेटिंग के दौरान ट्रांसमिट होती है। हॉरिजेंटल बता दिया आपको कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, कंटेजियस होती हैं वेरी। एफएमडी है, रेबीज है, टैक्सोप्लाज्मा गोंडी है। तो नाम याद रखने की इनकी जरूरत नहीं है, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा। वर्टिकल आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे साल्मोनीला बर्ड्स में प्रॉब्लम है, ये क्या है, वर्टिकल ही है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। बट ये चिक टू हैन टू चिक्स हो सकता है जो है ना एग्स की प्रोडक्शन के दौरान। अभी कुछ डिजीज हैं जो टिक्स से ट्रांसमिट होती हैं। यहां से आपने जो है ना ये टिक्स दो याद रखें, और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। एक थ्लियोरोसिस, दूसरा बेबीसियोसिस। दोनों के आपको टिक्स के नाम पता हो कि किस टिक्स से ये ट्रांसमिट होती है। बेबीसियोसिस तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये डिजीज हमने नहीं पढ़ी है। थ्लियोरोसिस ये आएगी, हम पढ़ेंगे जरूर इसको। थ्लियोरोसिस ये दोनों होती हैं टिक्स से। टिक्स भाई इंसेक्ट का टाइप्स आपने नहीं देखे, सरारी जो साहब दिखा देते, रेड कलर के होते हैं, इंसेक्ट के टाइप से भाई, पैरासाइट्स में। गूगल पे देख लीजिएगा, वरना मैं यहाँ से ही गूगल पे दिखाता हूँ टिक्स।
कभी उसकी शेप तो मैं नहीं बना सकता। ठीक है। तो ये दोनों टेक्स से होते हैं, थेलियोसिस एंड बेबिसियोसिस। ठीक है, तो इनके नाम पूछ सकता है वैसे कि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है, टिक्स से, फ्लाई से। तो आपने याद रखना है दोनों टिक्स से होती है, थेलियोसिस एंड बेबिसियोसिस। रेफिसेफलस अपेंडिकुलस, ठीक है, ये थेलियोसिस में टिक इन्वॉल्व होता है, रेफिसेफलस अपेंडिकुलस। और रेफिसेफलस खुद जो है ये बेबिसियोसिस में होता है। ठीक है। और दूसरा याद रखना है, टिक्स दो किस्म के होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं, दूसरे हार्ड। तो ये दोनों प्रॉब्लम होते हैं हार्ड टिक्स से, तो उनका जो बाहर का स्केलेटन होता है हार्ड होता है। एक कुछ टिक्स का सॉफ्ट भी होता है। तो हार्ड टिक इन्वॉल्व होता है थेलियोसिस एंड बेबिसियोसिस में। बट यहाँ भी शॉर्ट शॉर्ट लिखे हुए हैं। ट्राइपनोसोमियासिस आपको बताया था कल, डिजीज हमने पढ़ी थी, किससे होती है? सीसी फिलाई से। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका ऑलरेडी। सीसी फिलाई इससे होती है। दूसरा आपने याद रखना है लेशमिनियासिस। यह भी प्रॉब्लम होता है एनिमल्स में। ये जिससे काला अजहर डिजीज होती है, स्किन पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेशंस या नोड्यूल्स वगैरह बनते हैं एनिमल में। यह भी नीचे लिस्ट में आती है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेशमिनियासिस। बट सिंपली आपने इसका वेक्टर याद रखना है कि किससे ट्रांसमिट होती है। लेशमिनियासिस वो होती है सैंड फ्लाई से। ये फ्लाईज हैं डिफरेंट। सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई। ठीक है, ये इनके अलग अलग नाम से हैं। तो आपने ये दो प्रॉब्लम्स के जरूर याद रखने हैं डिजीजेस के, ट्राइपनोसोमियासिस सीसी फ्लाई से होती है, और लेशमिनियासिस सैंड फ्लाई से होती है। बाकी याद नहीं होते कोई इश्यू नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। फिर आता है वेक्टर। कि वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर क्या होता है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज को ट्रांसमिट करता है या ट्रांसफर करने में मदद देता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। इसको वेक्टर कहा जाता है। फिर वो जो लेके आता है वो वेक्टर होता है। ठीक है, वो टेक्स हो सकते हैं, ये फ्लाइज, फ्लीज, लाइस, ये सारे क्या होते हैं? ये वेक्टर होते हैं। मतलब इनमें डिजीज होती है, ये एक जगह से डिजीज को लेके दूसरी होस्ट की तरफ लेके आते हैं, तो ये वेक्टर होता है। इसकी डेफिनेशन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से। तो ये यहां से हमें वेक्टर्स पता चल जाएंगे। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय, या वेक्टर ऑफ, इससे पूछ सकते हैं। तो आपको चंद डिजीजेस का पता हो कि ये किससे होती है, मॉस्किटो से होती है, टेक्स से होती है, या फ्लाई से होती है। ठीक हो गया। तो वो चंद हैं, सबके याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पढ़ा बेबीसियोसिस। तो बेबीसियोसिस का वेक्टर कौन सा है? आपको बताया टिक्स से ये होती है, एक्सोडस, ये हार्ड टिक है। तो ये टिक्स की बाइट से ये डिजीज होती है, बेबीसियोसिस। तो ये आपको क्लियर होगा, बहुत दफा बताया भी है कि ये किससे होती है, टिक्स से ये होती है। फिर आती है चगास। चगास डिजीज। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? इसका एक कॉजेटिव एजेंट ट्राइपनोसोमा क्रूजी। इसका एक कॉजेटिव एजेंट, ये कभी पेपर में नहीं आया है। ये भी प्रोटोजोल प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है? ये ह्यूमंस में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, चगास डिजीज। कार्डिक या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स काज करवाता है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट आ सकता है वैसे पेपर में, चगास डिजीज। चगास डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है ट्राइपनोसोमियासिस क्रूजी। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। फिर आती है लेशमिनियासिस, जो मैंने आपको बताया कि लेशमिनियासिस किससे होती है। सबसे पहले ये होती है सैंड फ्लाई से, ये ट्रांसमिट होती है, या इसका वेक्टर कौन सा है? सैंड फ्लाई है लेशमिनियासिस का। इसके अभी दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है विसरल लेशमिनियासिस, दूसरा होता है क्यूटिनस लेशमिनियासिस। सबसे पहले लेशमिनियासिस समझते हैं क्या होती है। लेशमिनियासिस सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट हुई, सैंड फ्लाई बाइट करती है, फिर उससे मल्टीप्लिकेशन होती है होस्ट में। फिर इससे क्या होता है? स्प्लीन, लिवर या बोन मेरो इफेक्टेड होता है एनिमल्स में। तो इससे फिर बुखार आता है, वेट लॉस, ये सारे नॉर्मल साइंस होंगे। मोस्टली ये स्प्लीन पे इफेक्ट करती है या लिवर पे इफेक्ट करती है। तो इससे एक होता है विसरल लेशमिनियासिस। ये नाम आपने ये वाला जरूर याद रखना है, पेपर में आ सकता है। काला अजहर डिजीज इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला अजहर डिजीज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टाइप लेशमिनियासिस का काला अजहर डिजीज करवाता है। वो है विसरल लेशमिनियासिस, जिसका कॉजेटिव एजेंट है लेशमीनिया डोनोवेनी। क्या कॉजेटिव एजेंट है? लेशमीनिया डोनोवेनी। सही हो गया। तो ये काला अजहर क्या होता है? काला बोला जाता है, ब्लैक को अजहर बोला जाता है अफ्रीकन लैंग्वेज में फीवर को।
तो काला बुखार। तो बट ये नाम से ऐसा नहीं है। इशू क्या होता है कि स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, काली हो जाती है। एनिमल की स्किन क्रोनिक केसेस में डार्क हो जाती है, तो इसलिए इसको काला अजहर डिजीज कहा जाता है। तो ये होती है लेशमेनिया डोनोवेनी से। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। फिर है लेशमीनिया या क्यूटिनस लेशमीनियोसिस। तो इसका काजेटिव एजेंट क्या है? लेशमीनिया ट्रोपिका। लेशमीनिया ट्रोपिका। ये क्वेश्चन नहीं आया है, सिंपल क्वेश्चन आता है कि इनका वेक्टर क्या है? सैंड फ्लाई। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, बट ये थोड़ा एडवांस में बता रहा हूँ कि हो सकता है थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये सारे बुकलेट्स में क्वेश्चन मौजूद हैं। तो कभी भी वो कॉपी पेस्ट कर ले तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर पूछ ले लेशमीनियासिस का कि काला अजहर किससे होता है, विसरल फॉर्म से होता है, या काला अजहर का सेंट काजेटिव एजेंट पूछ ले, तो लेशमीनिया डोनोवेनी आपने याद रखना है। और दूसरा है क्यूटिनस लेशमीनियासिस। इसका है लेशमीनिया ट्रॉपिका। इसमें क्या होता है कि जो स्किन है वहां पे नोड्यूल्स वगैरह बनते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ये वो डिजनरेट हो जाती है। बाकी दोनों ही होते हैं सैंड फ्लाई से। ट्राइपनोसोमियासिस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक होता है उसमें कैमिल में सरा, और हार्स में डोरिन डिजीज किससे होती है? सीसी फ्लाई से। बस यहाँ यहाँ से आपने ये याद रखना है। दूसरा यहाँ से कौन सा प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से? रेफ्ट वैली फीवर। यह भी आपने याद रखना है। रेफ्ट वैली फीवर, इसका आपने याद रखना है ये मॉस्किटो से होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिफ्ट वैली फीवर किसकी बाइट से, या इसका वेक्टर क्या है, टिक्स, वही बात आ गई, टिक्स, फ्लाइज, लाइस या मॉस्किटोस। तो आपको पता हो रिफ्ट वैली फीवर किससे होता है? मॉस्किटो से होता है। ये इसलिए मेजर है क्योंकि ये ऑप्शंस आप जब भी वीओ के पेपर में देखेंगे, इनमें से अगर डिजीजेस से क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको ऑप्शंस में जरूर मिलेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि सवाल समझ में नहीं आता, फिर भी ऑप्शन से ना आदमी करता है। तो ऑप्शन में अगर आपको नजर आ गया, फॉर सपोज किसी और का वो वेक्टर पूछता है, तो आपको कम से कम ये क्लियर होना चाहिए कि लेशमिनियासिस तो होता है सैंड फ्लाई से, ट्राइपनोसोमियासिस होता है सीसी फ्लाई से, जो हमने पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, बेबिसियोसिस टिक से होता है, और जो है ना रेफ्ट वैली फीवर ये मॉस्किटोज के बाइट से होता है। सही होगा, तो इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप वहां पे ऑप्शंस में भी आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो ऑप्शंस वगैरह में या बुकलेट्स में निकले हुए हैं। रेफ्ट वैली फीवर क्या होता है? ये भी कैटल शीप गोट में भी प्रॉब्लम होता है, मॉस्किटोज से ये ट्रांसमिट होता है। ये अबॉर्शन करवाता है ये जो है ना एनिमल्स में, मोर्टेलिटी भी होती है। उसके अलावा और क्या क्या इसमें क्लिनिकल साइंस हो सकती हैं? बुखार, मोर्टेलिटी, वीकनेस, सारी चीज़ें जो सिंपली हर डिजीज में होती हैं, बट मोस्टली ये अबॉर्शन करवाता है रेफ्ट वैली फीवर। ठीक हो गया। कौन सी? ये रेफ्ट वैली वायरस से ही होता है, या उसको फ्लेबो वायरस भी कहा जाता है। तो आपने सिंपली याद रखना है ये मॉस्किटो से। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसका वेक्टर क्या है, तो आपने याद रखना है रेफ्ट वैली फीवर का है मॉस्किटो। सिंपली ये याद रखना है, और यहाँ से टेबल से कोई चीज याद नहीं रखनी है। लूपिंग एल, यह भी शीप्स में प्रॉब्लम होती है, लूपिंग एल। तो इसका क्या है वेक्टर? यहाँ से आता है बाइट्स ऑफ टिक्स, टिक्स के बाइट से ये भी ट्रांसमिट होती है लूपिंग। ये न्यूरोलॉजिकल साइंस होती हैं जिसमें लैम्प्स जो होते हैं शीप्स के यंग वन, उनमें सडन डेथ हो जाती है, जंपिंग वगैरह करते हैं, उसको लूपिंग इल कहा जाता है। तो ये किससे होता है? फ्लेवी वायरस से होता है, ये इसका काजेटिव एजेंट है। तो इसका दोनों का आप काजेटिव एजेंट देख लें, रेफ्ट वैली का फेल्बो वायरस, और लूपिंग इल का फ्लेवी वायरस। और लूपिंग इल होता है टिक्स से। सही हो गया, किससे होता है? टिक्स से होता है। रेफ्ट वैली फीवर होता है मॉस्किटो से। जस्ट इनका वेक्टर याद रखना है ताकि आपको वहां पे ऑप्शंस में मुश्किलात ना हो। जापानीज बी इंसेफ्लाइटस, इंसेफ्लाइटस वर्ड लगा हुआ है, मतलब ये भी ब्रेन का प्रॉब्लम है। ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन हो रही है। किससे होती है? ये भी फ्लेवी वायरस से होती है, जैसे लूपिंगिल होती है। और यह किससे होता है? मॉस्किटोज के बाइट से ये भी ट्रांसमिट होता है, या इसका वेक्टर होता है। ठीक हो गया। जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस का अगर वेक्टर पूछा जाए कि भाई टिक्स हैं, मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, क्या हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस का भी जो वेक्टर है वो है मॉस्किटोज। फिर रिवाइज भी करवा रहा हूँ, अभी देख लें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको टिक करवा रहा हूँ, वो आपने याद रखना। बाकी ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ये पेपरों में नहीं आते हैं, इनकी कंफ्यूजन या इनमें आपने नहीं पढ़ना है। ये तो हमने पढ़ लिया, थिलियोरोसिस आपको बताया इसका क्या है, ये भी टिक से होती है, रेफिसेफलस अपेंडिकुलस से। ठीक हो गया।
थिलेरोसिस ये पैरा में अच्छी लिखी हुई है, बट सिंपली याद रखना है, ये कैटल एंड बफेलोज में होती है। थिलेरिया स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं दो इसमें। एक होती है थिलेरिया एन्यूलेटा, लिख देता हूँ, थिलेरिया एन्यूलेटा, ठीक है। काजेटिव एजेंट्स हैं ये इसके, दो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये इसके स्पीशीज लिखी हुई हैं, तो क्योंकि दो होती हैं इसमें। एन्यूलेटा, दूसरा होता है थिलेरिया पारवा, दो होते हैं जिससे थिलेरियोसिस होती है। थिलेरिया एन्यूलेटा ट्रॉपिकल थिलेरोसिस, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होती हैं वर्ल्ड मैप पे, वहां पे ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो यहाँ से हमारा काम की क्या चीज़ है, पारवा, इसको कहा जाता है ईस्ट कोस्ट फीवर, ईस्ट कोस्ट फीवर। तो ये क्वेश्चन वैसे आ सकता है कि ईस्ट कोस्ट फीवर का कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं, थिलेरिया एन्यूलेटा, थिलेरिया पारवा, हैं तो दोनों ही इसके कॉजेटिव एजेंट। जब भी ईस्ट कोस्ट फीवर की बात करें, ये मैं पैरा में समझाऊंगा डिजीज, अभी आपको सिंपली कंसेप्ट दे रहा हूँ। ईस्ट कोस्ट फीवर अगर पूछा जाए तो फिर इसका कॉजेटिव एजेंट होगा थिलेरिया पारवा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये थिलियोसिस होती है। इसको पहचाने का तरीका क्या है कि एनिमल का जो लिम्फ नोड होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। जब भी स्टेटमेंट में लिम्फ नोड स्वेलिंग की बात आ जाए तो ऑप्शन में आपने देखना है थिलियोसिस जरूर मौजूद होगी, थिलियोसिस, ठीक है। प्रोटोजोल डिजीज है, किससे होती है, टिक से होती है। ड्रग ऑफ चॉइस इसकी नीचे पढ़ते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस भी इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीओ में भी आ चुकी है, बेबीसियोसिस की और थिलियोसिस की। बाकी ऐसा सच कोई इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। तो ये तीन चार जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए हैं, प्रोटोजोआ से जो होते हैं, टिक्स फ्लाइज या मॉस्किटो से, वो आपने ये याद रखने हैं। बेबिसियोसिस तो हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, चगास, ट्राइपनोसोमा क्रूजी, ठीक है। लेशमिनियासिस, काला अजहर डिजीज किससे होती है, डोनोवेनी से होती है, सैंड फ्लाई, क्यूटिनस ट्रोपिका, क्यूटिनस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काला अजहर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्राइपनोसोमियासिस सीसी फ्लाई से होती है, इसके दो प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी पढ़े थे, सरा और डोरीन। रेफ्ट वैली फीवर फेल्बो वायरस मॉस्किटो से होता है, सिंपली ये याद रखना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। लूपिंगिल फ्लेवी वायरस ये होता है टिक से। और जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस ये भी होता है मॉस्किटो से बाइट से, और ये होता है फ्लेवी वायरस से। और थिलेरोसिस आपको बताया, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, थिलेरिया एन्यूलेटा एंड थिलेरिया पारवा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ईस्ट कोस्ट फीवर किससे होता है, थिलेरिया पारवा से होता है। और यह भी किससे होता है, टिक्स से, जो है ना इस टिक्स इसमें वेक्टर होते हैं ट्रांसमिट करवाने में। ठीक होगा, तो ये स्टेबल में इतने डिजीजेज इंपॉर्टेंट थी पेपर के हवाले से, बाकी ये सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अभी जो टेबल दी हुई है वो क्या है, नोटिफाइबल डिजीज क्या होती है। नोटिफाइबल डिजीज कौन सी होती है, वो डिजीज जो आप यहाँ गवर्नमेंट या वेटनरी की जो अथॉरिटीज होती है वो रिपोर्ट करती है, ठीक हो गया, उन्हें नोटिफाइबल डिजीज कहा जाता है। क्योंकि ये होती हैं, क्या कहते हैं, जूनोटिक होती हैं या हाईली कंटेजियस डिजीजेज होती हैं, या इंपॉर्टेंट डिजीजेज होती हैं जिनको गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी जैसे वेटनरी की है या कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी उनको डिक्लेयर करती है या रिपोर्ट करती है, मतलब उसमें लॉज वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, उनको नोटिफाइबल डिजीज कहा जाता है। ये नोटिफाइबल एनी डिजीज दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिपोर्टेड इन गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जैसे ये लंपी स्किन वगैरह आई तो इसमें आपने देखा पूरा डिपार्टमेंट परेशान था या गवर्नमेंट परेशान थी, तो ये क्या होती है, नोटिफाइबल डिजीज होती हैं वो। तो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ सकता, वैसे अगर आ जाए तो यहाँ पे तीन चार नाम दिए हुए हैं वो आपने याद रखने, एंथ्रेक्स, ग्लैंडर एंड एनडी। एनडी तो बर्ड्स में हो गई, क्या कहते हैं, न्यूकेसल, ग्लेंडर हार्सिस में, और एंथ्रेक्स ये भी हमने पढ़ी हुई है। ये तीनों क्या है, नोटिफाइबल डिजीजेज है जिसमें लॉज या गवर्नमेंट या अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज कौन सी होती है, जो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज किससे कहा जाता है, वो डिजीज जो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो जाती हैं, जिसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। दोनों नाम आपने याद रखने हैं, ये भी काफी बुकलेट में क्वेश्चन निकला हुआ है ये वाला, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। तो कौन सी हैं, दो ही याद रखने हैं, क्योंकि कैप्सूल में दो दिए हुए हैं, तो पेपर में आ सकता है। वैसे बहुत होती है, काफी होती है सेल्फ लिमिटिंग में, बट यहाँ पे एमसीक्यूज के हवाले से बहुत दफा यहाँ काफी बुकलेट्स में क्वेश्चन निकला हुआ है। कोक्सीडोसिस एंड कीटोसिस ये दोनों क्या होती हैं, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज हैं। इसमें हाईली स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन्वॉल्व नहीं होता,
इम्यून सिस्टम नेचुरली उस इन्फेक्शन को एलिमिनेट कर देता है या खत्म कर देता है, सिंपली। ठीक है, सेल्फ है वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाती है। कॉक्सिडोसिस एंड कीटोसिस, दो नाम आपने याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज यहाँ में से कौन सी है, तो दो आपने जहन में बिठाने, कॉक्सिडोसिस एंड कीटोसिस। ओपिस्टोटोनस पोस्चर, ये क्या होता है, इसमें कौन सी डिजीज इन्वॉल्व होती है? ये वो एबनॉर्मल पोस्चर होता है जिसमें जो, मतलब वो डिजीजेस जिसमें एनिमल की जो बैक होती है वो कर्व कर जाए या बेंट हो जाए, हेड और नेक रीजन बैकवर्ड हो जाए या कर्व फॉर्म में हो जाए, मतलब इतनी डिजीज खतरनाक हो जो वो उसकी नेक या हेड रीजन को बैकवर्ड बेंट कर दे, तो वो इस पोस्चर को कहा जाता है, इस पोजीशन को कहा जाता है ओपिस्टोटोनस पोस्चर। तो इसमें कौन सी डिजीज होती है, दो आपने याद रखनी है। एक होती है मिल्क फीवर, दूसरी होती है बोट्यूलिज्म। मिल्क फीवर में देखेंगे एनिमल बिल्कुल गिर जाता है, नेक वगैरह हेड पीछे मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये दो आपने याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओपिस्टोटोनस पोस्टर, या डिजीज का पूछ ले, तो बोट्यूलिज्म एंड मिल्क फीवर, ये दोनों इसमें आते हैं। सेल्फ लिमिटिंग में कॉक्सिडोसिस एंड कीटोसिस। नोटिफाइबल नहीं पूछेगा, इसमें काफी इन्वॉल्व होती है। तो ये दो दो आपने इन दोनों के नाम जरूर याद रखने हैं। अभी आते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। यहां से क्या क्या ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं? बेबीसियोसिस, इसकी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई भी थी। ये डोज वगैरह नहीं याद रखने, डोज कभी भी नहीं आते पेपर में। इमिडोकार्ब, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, किस में दी जाती है? बेबीसियोसिस में। दूसरा इसका आपको मैंने नाम बताया था, डायमंडजाइन एसीचुरेट। डायमंडजाइन एसीचुरेट, ये दो नाम आपने याद रखने हैं, ये बेबीसियोसिस में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है इनसे। एंटी कॉक्सिडोसिस में जो है ना, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस, ये भी आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुकी है, एम्प्रोलियम। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2014 के वीओ के पेपर में कि एम्प्रोलियम इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर व्हाट। तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये कॉक्सिडोसिस में दी जाती है, एंटी कॉक्सिडल ड्रग ऑफ चॉइस है एम्प्रोलियम। ये आपने याद रखनी है, जो बता रहा हूं वो याद रखनी है। फिर आते हैं फंगस में, एंटी फंगल ड्रग में। यहां से ये सारी हैं, बट आपने ये नाम याद रखना है, एम्फोट्राइसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये किस में दी जाती है, एंटी फंगल है ये। सही हो गया, ये आपने याद रखनी है। बाकी और कोई यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया। तो ये बेबीसियोसिस का एक कंपाउंड भी होता है, वो नीचे नाम दिया हुआ है। ये एम्प्रोलियम जरूर याद रखना है आपने। ये कॉक्सिडोसिस, ये भी हम पैरा वाले चैप्टर में कॉक्सिडोसिस को अच्छे से पढ़ते हैं। इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, बर्ड्स में भी होता है। शायद उसमें पोल्ट्री में पढ़ाया भी है आपको, पोल्ट्री से ही इससे क्वेश्चन आते हैं। तो एम्प्रोलियम इसमें ड्रग ऑफ चॉइस आपने याद रखनी है। ये देखें बेबिसियोसिस, ये डायमंडसाइन एसिचुरेट, ये नाम आपने याद रखना है, बेरनिल। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ डायमंडसाइन एसिचुरेट, यहाँ इसके कंपाउंड को बेरनिल भी कहा जाता है। बेरनिल आपने याद रखना है, किस में यूज होता है? बेबीसियोसिस में यूज होता है। एक ये आपने याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है, ब्यूटालेक्स। यहाँ इसको कहा जाता है बुपारवा क्वीन। बुपारवा क्वीन जो है ना, ये किस में दी जाती है? ये दी जाती है थिलियोसिस में। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये दोनों। बेबीसियोसिस का आपको दो नाम बताए थे, इमिडोकार्प एंड डायमंडजाइन एसिचुरेट। ठीक हो गया, इनके कंपाउंड्स को बेरनिल भी कहा जाता है। यहाँ वो बेरनेल नाम दे दे तब भी बात एक ही होगी। और थिलियरोसिस में ये बुपारवाकोइन ड्रग ऑफ चॉइस यूज की जाती है, ये आपके 2023 में आ चुका है क्वेश्चन। वीओ 2023 में बुपारवाकोइन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बेबीसिया या थिलियरोसिस। किसके लिए होती है थिलियरोसिस? इसके कंपाउंड को ब्यूटालेक्स भी कहा जाता है। तो अभी लेस देन 1 मिनट है, लिंक हमारी वो हो जाएगी, आपने दोबारा ज्वाइन करना है। तो यहाँ तक ही करते हैं। बाकी इनकी सरा की ये ड्रग ऑफ चॉइस वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनकी बताऊं वो याद रखनी है आपने। तो थोड़ा रहता है अभी मेडिसिन हमारा, लास्ट में अभी हम, कल इंशाल्लाह या परसों हो जाएगा। तो लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है कल इंशाल्लाह, फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे।